और इस क्वेश्चन पेपर से ये भी समझना है कि कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं और हमें एग्जाम में इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी रैंक आए, और अच्छी रैंक आई तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा तो आपको फीस भी कम देनी पड़ेगी और फैकल्टी भी वेल क्वालिफाइड होती है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट, आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा, जीप के नाम से आता है, GEEP, जीप 2024 के नाम से ये फॉर्म निकले थे इसके। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम भरा है तो उसकी तैयारी करिए। मैं इस 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं और 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया या यूं कहें कि अच्छे मार्क्स ला दिए, तो आपका सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन फीस जो होती है वो होती है 13,000 रुपए साल का पर ईयर, ठीक है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में 35 से 40,000 करीबन होती है। अब हम 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। Mr. A and B are friends. The probability that they both will have different birthday is, ऑप्शन दे रखी 4। हिंदी में भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि ए और बी का जन्मदिन सेम डे में ना हो, इसकी क्या प्रायिकता है? सेम तारीख में ना हो। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे 1 जनवरी को है, तो उसके दोस्त का 1 जनवरी को नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग डेज को हो। अगर राम का बर्थडे 1 जनवरी को है तो श्याम का बर्थडे 1 जनवरी के अलावा किसी भी डे में हो सकता है, तभी तो डिफरेंट होगा, है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, ठीक है, इवेंट के अकॉर्डिंग जो उसके अनुसार जो परिणाम आते हैं अपॉन कुल परिणाम, टोटल इवेंट, कुल परिणाम। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि दोनों फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डे को ना हो, तो मान लीजिए कि राम का बर्थडे 1 जनवरी को हो, तो श्याम का बर्थडे कब होना चाहिए? 1 जनवरी के अलावा कोई से भी दिन में होना चाहिए। तो घटना के अनुकूल परिणाम कौन से होंगे? 1 जनवरी के अलावा सब घटना के अनुकूल होंगे। मींस 365 दिन में से एक दिन ऐसा होगा जो जिसमें सेम डे आएगा, उसके अलावा 364 दिन उसके अनुकूल होंगे, जिससे कि डिफरेंट आए। क्या होंगे? 364 डे ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट आएगा। केवल एक डे होगा सेम डे अगर बर्थडे होता है तो 364 घटना के अनुकूल परिणाम क्या होगा? 364। क्योंकि 364 दिन ऐसे हैं जिसमें अलग अलग डे हो सकता है। एक ही दिन ऐसा हो सकता है जिसमें सेम डे हो सकता है बर्थडे। हमें निकालना है कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 364 बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? कुल घटना क्या हो सकती है? 365 में से 365। साल में 365 डे होते हैं ना, इसमें कहा कि लीप ईयर को शामिल नहीं किया जाए। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम 365, बस सॉरी 365। आंसर खत्म, ठीक है। अगर यहां पे ये पूछा जाता कि दोनों का बर्थडे ए और बी दोनों, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का बर्थडे सेम डे पे हो, इसी क्या प्रायिकता है? तो सेम डे मतलब एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें दोनों का बर्थडे होता है। तो घटना के अनुकूल परिणाम 365 में से क्या होता है? एक ही होता है, 1/365। आंसर। सेम डे पर बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/365 और डिफरेंट डे पर दोनों के बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी 364/365। एक तरीका यह भी है इसका
कि सेम डे पे अगर 1/365 है तो डिफरेंट डे पे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो 1 में से सेम डे वाला माइनस कर दो तो डिफरेंट डे आ जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके वही 364/365 आएंगे। तो जिस तरीके से आप थोड़ा समझना है बस केवल, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, ये कहा गया है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप स्टैटिस्टिक्स में होता है। ये मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू निकालने के मेथड ये 3 होते हैं। एक होता है मीन, जिसको हम m से डिनोट कर लेते हैं। एक होता है मीडियन, जिसको हम me से डिनोट कर लेते हैं। एक होता है मॉड, जिसको हम mo से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। अब इसमें बोला गया है कि इसमें क्या रिलेशन होता है, निम्न जो 4 ऑप्शन दे रखे उसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें याद रखना आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने इसको बना रखा है जिससे कि याद आसानी से हो जाए। जैसे m, me और mo, हाँ, सबसे बाद में कौन सा आता है? अगर इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे बाद में ये आता है, सबसे पहले ये आता है, उसके बाद me, mo सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे पहले लिखो mo, उसके बाद बीच वाला है me, और जो सबसे पहले आता है उसको सबसे राइट साइड में लिखो, ठीक है, ठीक है। घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं mo, me और m, ठीक है, ओके। उसके बाद घटते क्रम में लिख रहे हैं, और लाइनें भी घटते क्रम में लिखो। यहां 2 लाइन खींची, यहां पे सिंगल लाइन खींच दी, 2 के बाद एक लाइन पे आ गया। इसको इक्वल टू बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। और ऐसे ही नंबर भी घटते क्रम में, यहां पे 3 लिखा तो यहां पे एक कम करके 2 लिखा। तो ऐसे इसको याद रखना है। ये है मीन, मीडियन, मॉड के बीच में रिलेशन। मॉड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस ये याद रखना। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सेट बैठता है, आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। हो सकता है एग्जैक्ट ये वो ऑप्शन हो, और ये ना हो तो दूसरा हो सकता है। अब देखिए इसमें जो है mo, अगर -2m को इधर लेके आए तो माइनस का 2m इधर आके प्लस का 2m हो जाएगा, और प्लस mo यहां ऑलरेडी है, तो राइट साइड में क्या बचेगा 3me, 3me मतलब, तो ये भी एक, इससे ये भी निकलता है, इससे ये भी निकलता है। और ये वाला ऑप्शन आपको यहां पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 2 इंटू माध्य बराबर बहुलक बराबर 2 इंटू माध्य धन बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन माध्य का, ठीक है। 2 इंटू मॉड प्लस 2 इंटू मीडियन प्लस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। तो मेन फॉर्मूला इसको याद रखना है, उससे आप कोई सा भी निकाल सकते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर and radius of base 6 centimeter is made up of modeling day. A child received it in the form of a sphere, then the radius of the sphere is, ठीक है। मतलब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे उन्होंने बोला है कि एक कौन टाइप का कुछ था, कौन टाइप का, कौन ऐसा होता है ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूं,
तो अगर आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ए बी और ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट ओ मान लो, है ना। तो ये कौन है स्टूडेंट? हाँ, कौन, जैसे जोकर की टोपी होती ना, ऐसी कौन है, इसी टाइप का होता है। ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाती है, और यहां से ऊपर जो यहां तक की डिस्टेंस ये हाइट कहलाती है, एच। ओ से लेकर ए तक, ठीक है। यहां पे कौन की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस कौन को क्या करा गया है, इस कौन को स्फीयर बनाया गया है। हाँ, इस कौन को क्या बनाया गया है, स्फीयर, गोला बनाया गया है। इस कौन को बिगाड़ करके क्या बना दिया, गोला। ये तो सर्किल दिख रहा है लेकिन गोला, गोला, हाँ, जैसे गेंद होती ना, गेंद, गोला, ऐसे बना गया। अब गोले में भी एक रेडियस होती है ना, रेडियस होती है। अगर इस रेडियस को आर मान रहे हैं तो इसको R1 मान लो। तो लेकिन ये ध्यान रखना होता है स्टूडेंट कि जब भी किसी वस्तु की, किसी की आकृति चेंज करते हैं, हाँ, तो वॉल्यूम सेम रहता है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे पानी इसमें भर दिया जाए, ऐसे करके पानी भर दिया जाए, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो इस पानी को अगर इसके अंदर भी, तो वॉल्यूम वही रहेगा, है ना। तो वॉल्यूम सेम रहता है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो अगर इसका शेप चेंज कर दिया जाए तो वॉल्यूम सेम रहता है दोनों का, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कौन है जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इससे एक स्फीयर बनाया गया, तो बताओ उस स्फीयर का, उस गोले का रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वही इसका भी आयतन होगा। शेप चेंज करने से आयतन में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है, याद होना चाहिए सबसे पहले तो अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन। और वॉल्यूम और स्फीयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, वैसे जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, याद होना चाहिए। और कौन का जो वॉल्यूम होता है, इसका v इजिकल टू, इसका v इजिकल टू, कौन का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस एच हाइट। और वॉल्यूम में हाइट, स्फीयर में हाइट नहीं होती, रेडियस होता है केवल, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये याद होना चाहिए आपको। 9th 10th में पढ़ा होगा आपने मेंसुरेशन में। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है और कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो यहां पे रेडियस R1 मान रखी है हमने, चलो, हाँ, R1 का क्यूब, ठीक है। या आर ही रखो थोड़ी देर के, क्या दिक्कत है। हमने तो देखो, हमें इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, हमें केवल टिक मारना है, गोले बनाने हैं। जो आपके आंसर शीट है उस पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ABC, अगर मान लीजिए C आंसर है तो C पे गोला करना है, तो ज्यादा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम केवल समझा रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर होंगे क्योंकि शेप चेंज करने से वॉल्यूम सेम रहता है। ओके, एम्प्लाइज इसमें वैल्यू रख दो 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का तो आर निकालना है आपको, है ना। इनके आर रख दे तो 1/3 इंटू पाई की जगह, देखिए 1 मिनट, हाँ, इससे ये काट मत देना भैया, हाँ, क्योंकि आर अलग है, आर अलग है, हाँ। इसको आप चाहो तो कैपिटल, इसको चेंज कर दो, इसको R1 मान लो, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेडियस R1 है और इसकी R है, ठीक है। ये R से R1 नहीं कटेगा, ठीक है। पाई से पाई तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, बल्कि 3 से 3 भी कट जाएगा, हाँ। पाई, चलो पाई रखो, तो 1 मिनट, हाँ, इसको रखिए 1/3 पाई की जगह पाई, R1 स्क्वायर, R1 कितना है भैया 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 24। ठीक है, अब देखिए 3 इधर भी है इधर भी है, पाई इधर भी कट जाएगा, एम्प्लाइज और कुछ कट रहा है ना? नहीं 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 नहीं, देखिए 4r³ इज इक्वल टू इधर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 24। ठीक है, इतना हो गया। अब r को आप डिवाइड में ले के जाइए, तो यहां से r³ इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 24 अपॉन 4। 4 4 6 जा। अब देखिए 36 इंटू 6, देखिए 36 को आप 6 का स्क्वायर ही रहने देते तो ज्यादा सही था। 6 का 36 मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर इंटू 6 कितना होता है? r³ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब है ना, एक 2 पावर इसके 1 पावर, जब बेस सेम होता है तो घाती जुड़ जाती है, पावर साइड हो जाती है, 2 1 3। हाँ, तो r³ बराबर 6 क्यूब है। तो r³ 6 क्यूब के बराबर कब होगा? जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, r बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि स्फीयर का जो रेडियस होगा, अगर उसको स्फीयर में बदल दिया जाए कौन को, तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर आएगा उसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये समझना होता है। ओके, अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, और कोई हेल्प एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित या पॉलिटेक्निक से संबंधित कुछ भी हेल्प आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ 2 cubes of volume 64 centimeter cube are joined end to end, then the surface area of the resulting cuboid is। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है, ये भी मेंसुरेशन से स्टूडेंट, एक होता है क्यूब, घन हिंदी में बोलते हैं इसको, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है क्यूब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे बनता है, देखो ये और ये होता है क्यूब। जैसे कोई लूडो टाइप का जो होता है जिसमें 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 6 फलक होते हैं इसके, तो वो क्यूब होता है, सारी भुजाएं बराबर होती। तो इसमें ये वाली आपकी लेंथ कहलाती है L, और ये वाली आपकी चौड़ाई कहलाती है B, और ये वाली आपकी हाइट कहलाती है H। ठीक है, लेकिन क्यूब में सारा सेम रहता है, तो हम इसको भी A बोलते हैं, इसको भी A बोलते हैं, और इसको भी A बोलते हैं, A। ठीक है, और जो क्यूब होता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का सरफेस एरिया होता है 6a²। ठीक है, 6a²। इसी प्रकार से अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये क्यों होता है ये डिटेल में बताने का इसमें समय नहीं है, लेकिन आपने 9 10 में पढ़ा होगा स्टूडेंट, 6 फलक होते हैं, 6 लाइन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, इस आधार पे ये बनता है। ठीक है, इस फिलहाल तो आप इसको याद रख लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB प्लस BH प्लस, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है LBH, L इंटू B इंटू H। ठीक है, अब यहां पे जो बात की गई है वो कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है आपको कितना 64। ठीक है, और
क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इन दो का डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 दे रखा है, ठीक है। मतलब अगर ए है, इसकी एक भुजा ए है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 64, ठीक है। उसका वॉल्यूम ए क्यू होता है ना, तो ए क्यू इज इक्वल टू 64। और जब ए क्यू इज इक्वल टू 64, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू 64 को क्यूब के फॉर्म में 4 चौको 16 चौको, हाँ 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 ही आएगा। तो ए क्यूब बराबर 64 है, सॉरी ए क्यूब बराबर 4 की पावर क्यूब है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब पावर सेम है तो बेस सेम होगा, ए की बराबर 4, तो ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो क्यूब है उसकी एक साइड जो है, जो साइड है उसकी वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इफ 2 क्यूब्स, अगर 2 क्यूब ऐसे करके एक दूसरा भी इसके साथ लगा दिया जाए, ऐसे जोड़ दिया जाए, तो फिर अगर जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा कि वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे दो जो पासे होते हैं उनको अगर एक के बगल में दूसरा लगा दे तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, घनाभ बन जाएगा वो, ठीक है। तो जब घनाभ बन जाएगा वो, तो उसकी जो लंबाई है वो यहां से यहां तक हो जाएगी, ए और ए 2a हो जाएगी, है ना, ए और ए 2a हो जाएगी। मतलब जो लंबाई है वो a प्लस ए हो जाएगी 2a, ठीक है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई सेम रहेगी, चौड़ाई इसकी ऐसे में है तो ये ऐसे में इधर भी जाएगी तो ऐसे में रहेगी, तो चौड़ाई इसकी a ही रहेगी, ठीक है। और हाइट भी इसकी सेम ही रहेगी, इतनी हाइट है तो यहाँ पे भी इतनी हाइट, केवल इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जब एक क्यूब और इसके साथ ऐड किया जाएगा तो उसकी केवल लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई और हाइट सेम रहेगी, ठीक है। हाइट भी ए ही रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 क्यूब को, 2 घनों को एक के साथ एक जोड़ दिया जाए, लगा दिया जाए, तो जो उनका सरफेस एरिया बनता है, जो उसकी लंबाई हो जाती है टोटल, तब वो लंबाई डबल हो जाती है, ए प्लस ए हो जाएगी, ए और ए 2a हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई ए ही रहेगी और हाइट भी ए ही रहेगी। जरा ये समझना है आपको, ठीक है। तो जब और ए आपको पता है कि ए जो है 4 निकली है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 4 8 सेंटीमीटर, है ना। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ए ही है ना। हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। वादा कर लिए हमने, नगर निगम की गाड़ी आ गई भैया, कूड़े वाली, हाँ। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब देखिए देयरफॉर अब वो कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, तो जो क्यूबॉइड बनता है, 2 क्यूब को जोड़ करके जो क्यूबॉइड बनता है, घनों को जोड़ के जो घनाभ बनता है, उसका सरफेस एरिया बताओ कि। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 LB, L कितना है भैया 8, इंटू B कितना है 4, प्लस B कितना है 4, इंटू H कितना है 4, प्लस H कितना है 4, इंटू L कितना है 8। LB है, ये सब रख दिया, सॉल्व कर दो इसको। 2 ब्रैकेट में 8 गुणा 4, 8 इंटू 4 32, प्लस 4 इंटू 4 16, प्लस 8 इंटू 4 32 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 बाहर है। अब इन सबको जोड़ दो, 32 और 32 64 होता है, 64 में 16 और ऐड कर दो, 16 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर आंसर। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समझना आपको, और इस क्वेश्चन पेपर से ये भी समझना है कि कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं और हमें एग्जाम में इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
जिससे कि आपकी अच्छी रैंक आए, और अच्छी रैंक आएगी तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा तो आपको फीस भी कम देनी पड़ेगी और फैकल्टी भी वेल क्वालिफाइड होती है।